पैसिफिक ओशन उतना ही नीला है जितना कोई अपने सपनों में इमेजिन कर सकता है। और यदि आप नॉर्थ अमेरिका से साउथ वेस्टर्न तट से 2500 मील की यात्रा करते हैं तो आपको कई भूभाग मिलेंगे जिन्हें हवाई आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। यह हरा भरा स्वर्ग ऐसा लगता है मानो ये एनिमल्स की कई स्पीशीज से मिलने के लिए एक आइडियल प्लेस है। हालांकि सच कहा जाए तो वन्य जीव बहुत कम और दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। किसी भी मेन कॉन्टिनेंट से इसकी दूरी ने ही इसे आपके नॉर्मल रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स और ऑरेक्निड से लगभग रहित रखा है। हालांकि जमीन पर पाए जाने वाले जीवों में जो इसकी कमी है वो मरीन लाइफ की इसकी रिच डाइवर्सिटी लगभग 10 गुना तक भरपाई कर देती है। कितना सारा मल देखो। रोलिंग कर रहे हो? यस डूइंग। ऑलराइट गाइस, अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कितने एक्साइटेड हैं क्योंकि आज है हमारा पहला स्कूबा डाइविंग एडवेंचर। तो आज हम लोग सैर करेंगे वेलर्स कोव की। ये वही जगह है जहां हमने पिछले दिनों देखा था जब हम स्नॉर्कलिंग कर रहे थे। हमने ढेर सारे मरीन एनिमल्स देखे थे। आज का दिन थोड़ा अलग होगा क्योंकि हम स्कूबा डाइविंग करेंगे। अब किसी एनिमल को पकड़ना इजी तो नहीं होगा, इसलिए मैं साथ ले जा रहा हूँ ये बड़ी नीली बाल्टी। मेरा गोल है किसी एनिमल को धीरे धीरे इस बाल्टी में लाना, उसे तटरेखा तक लाना और फिर उसे कैमरों के पास लाना। दोस्तों में विश करो और एक्साइटेड रहो क्योंकि आज एक शानदार गोता लगने वाला है। ये एक बात है कि हुआइन टाइड पूल्स को एक्सप्लोर करना और चट्टानों के किनारे स्नॉर्कल करना दूसरी बात है। और ये एकदम बिल्कुल अलग दुनिया है। जैसे ही आप डाइव टैंक के साथ सरफेस से 25 फीट नीचे जाते हैं। मार्क और मैं हाल ही में डाइव सर्टिफाइड हुए थे और आज हमारा पहला खुले पानी में समुद्री डाइव करने का मौका था। ओशन के ग्रेट अननोन में जब खुद को डुबोने की बारी आती है तो सेफ्टी ही सब कुछ है। इसीलिए हमने तट रेखा पर जाने से पहले अपने डाइव गियर्स को ध्यान से असेंबल्ड किए और उन्हें अच्छी तरह से जांच भी लिया। यहाँ तो बहुत गर्मी है। ठीक है दोस्तों, मेरे बीसीडी का वजन ठीक है, मेरा एयर टैंक भी लगा है। अब टाइम आ गया इसको बांधने का और पानी के नीचे निकल जाने का। ऑलराइट। आप में से जो लोग स्कूबा सर्टिफाइड नहीं है, मुझे उनको बताने में थोड़ा टाइम लगेगा कि जैसे ही आप अपने बॉयंसी कंट्रोल डिवाइस को खाली करते हैं, एक पल के लिए डर लगता है कि ओशन बॉटम की ओर आपका शरीर डूब जाएगा पत्थरों के एक बैग की तरह। आपको मन से तैयार रहना है कि आपके मुंह में रेगुलेटर है जिससे वो हवा रेगुलेट होगी जिसकी आपके लंग्स को जरूरत है। इसलिए आप अपने दिमाग की बात पर भरोसा करते हैं और धीरे धीरे आप सांस लेना शुरू करते हैं। यही वो पॉइंट है जहां आपकी हार्ट रेट सामान्य होने लगती है। आप पानी के नीचे सांस ले रहे हैं और आप डूब नहीं रहे। फिर आप अपनी आंखें खोलते हैं और आप महसूस करते हैं कि आप समुद्र की लहरों के नीचे हैं, एक ऐसी दुनिया में जिसको आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। आप इधर उधर देखते हैं, अपनी दिशाएं समझते हैं और हाथों के इशारे से अपनी डाइव टीम को बताते हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपकी डाइव टीम। और डाइविंग के रूल्स में सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि आप कभी भी, मेरा मतलब है कभी भी, अकेले डाइव ना लगाएं। तो आज हम माइक और ब्रायन के साथ एक्सप्लोर करेंगे, दो एक्सपीरियंस डाइवर्स मतलब गोताखोर जो इस एरिया को और इसके एनिमल्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा गोल था एक ऐसे एनिमल को पकड़ना जिसे हम सेफली पकड़ सके और उसे प्रेजेंटेशन के लिए सरफेस पर ला सके। और जैसे ही हमारे डाइव फिन हमें आगे की ओर ले गए, हम तुरंत ही निहारने लगे चमकीले रंग की मछलियों के झुंड को। वो मैसिव कोरल स्ट्रक्चर्स के आसपास तैर रही थी। हमने रेजर नुकीले कांटों से लैस विशाल सी अर्चिन्स भी देखे और बड़े मुलायम सी कुकुम्बर भी जो लगभग मेरे हाथ के साइज के थे। ये अच्छे कैंडिडेट्स थे। हालांकि ये ऐसी स्पीशीज भी थी जो हमें टाइड पूल्स में ऑलरेडी मिली थी। तो हम आगे बढ़ते रहे, कुछ और भी अजीबोगरीब चीज पर अपनी नजरें गड़ाए हुए। डाइव लगाने की टेक्निक में थोड़ा अभ्यास लगता है और असली की है अपना समय लेना। इंसान के लिए सरफेस के नीचे जीवन धीमी गति से चलता है, जिसमें आप अपनी सांसों की स्पीड को कंट्रोल रखते हैं और अपने डाइव फिन को सारा काम करने देते हैं। ये अनुभव वाकई जादुई लगता है। मेरे और मार्क जैसे शुरुआती गोताखोरों के लिए हवा का एक टैंक लगभग 1 घंटे चलना चाहिए। और जैसे कि पता चला कि स्टार साइज के एनिमल को ढूंढने के लिए काफी समय था और लगभग 40 मिनट में हमें एकमात्र क्राउन ऑफ थॉर्न्स मिला। ये विशाल सी स्टार सैकड़ों धारदार और वेनम से लेस कांटों से भरा हुआ है।
तो ये एक जोखिम भरा काम था, लेकिन मैंने अपने गोप्रो ट्राइपॉड के किनारे का यूज करके उसे चट्टान के ऊपर से धीरे से छुड़ाकर हमारी बाल्टी में डालने में कामयाब रहा। सक्सेस! तो ये लहरों से ऊपर लाने के लिए और कैमरों के सामने प्रेजेंटेशन करने के लिए एकदम सही जानवर था। तो हमने ढक्कन बंद किया और हम चले सरफेस की ओर। हमें मिल गया एक, और हमें एक मिल गया इसका मतलब ये है कि ये वन एंड ओनली क्राउन ऑफ थॉर्न्स सी स्टार है। तो ये यहाँ पर एक डेंजरस बाल्टी है जो कि एक्सट्रीमली वेनमस है, और फॉर्चुनेटली हम इसे रॉक से ऊपर सेफली उठा लाए हैं और बिना किसी नुकीली चीज के बाल्टी में डाल भी दिया है। और अब टाइम है इसे कंट्रोल सेटिंग में लाने का, ताकि हम कैमरों के पास ला सके। ड्यूड यार, मुझे लगता है कि मैंने वो तस्वीर बिल्कुल सही ली। मैं सीधा नीचे तैरा और मैंने तुम्हें अंदर आने को बोला, ठीक उसके पास, और वो भी ठीक सामने। यार वाकई में दोस्त परफेक्ट। मैं रोक के सीधा पीछे पहुंच गया, और अच्छी बात ये थी कि वो चट्टानों से नीचे उतरते हैं। जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा आसानी से मैं गोप्रो एक्वापोर्ट के पिछले हिस्से का यूज कर पाया, और वो ऊपर तैर गया और फिर सीधा बाल्टी में। और देखो यार, ये बाल्टी में कितनी मुश्किल से आता है। ये बड़ा था, मुश्किल से समाता है उसमें। ये एक बड़ा सी स्टार है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऊपर चलते हैं, इस तरफ चलते हैं। वाह! जब ये बाल्टी पानी के अंदर थी उससे ज्यादा तो ये जमीन पर भारी है, और इसके अंदर एक बहुत ही टॉक्सिक सी क्रिएचर है। तो क्या गाइस, फिर क्राउन ऑफ थॉर्न से मिल ले? हाँ, देखते हैं। हाँ, ओके, तो अब मैं धीरे धीरे बाल्टी का ऊपरी हिस्सा उखाड़ूंगा, देखता हूँ कि ये कैसा है। ये अभी भी नीचे है। इसकी पूरी सरकमफ्रेंस देखो, ये पूरी सी स्टार से भरी हुई है। तो क्या अभी उल्टा है? हाँ, ये उल्टा है वास्तव में, जो कि हमारे फेवर में काम कर रहा है। और अब मैं ये करूंगा कि धीरे से इस टपरवेयर कंटेनर में पानी डालूंगा, और फिर ये सी स्टार धीरे से उसमें रेंगने लगेगा। देखो, ये अब जाएगा। ओ, ये आ गया। हाँ, परफेक्ट स्लिप था। तो ये रहा, इसको देखो यार। ऑलराइट, तो हम 1 मिनट लेते हैं इस क्रिएचर की साइज की प्रशंसा करने के लिए। तो ये इस ग्रह पर सबसे बड़े बढ़ते सी स्टार स्पीशीज में से एक है। मैं इस जीव को देखकर अभी दंग हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये इतना बड़ा है। मुझे तो उम्मीद थी कि शायद हमें ऐसा मिल जाए जो मेरे हाथ के साइज का हो। ये लगभग मैक्सिमम साइज का है, और मैं इसके पैरों को जल्दी से गिनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 legs। अब मैंने जो पढ़ा है वो पैरों की मैक्सिमम संख्या जो है, जो रेडियस डिस्क उसके शरीर को बनाती है, वो 20 हो सकती है। और इस चीज के 18 पैर हैं। जब वो शुरू में छोटे होते हैं तब कई सी स्टार की स्पीशीज की तरह उनके भी लगभग 5 पैर होते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जैसे जैसे इनकी सेंट्रल डिस्क बढ़ती है, उनके ये पैर और फिर बढ़ते जाते हैं। तो अब मैं ये करने वाला हूँ, नहीं, मैं क्राउन ऑफ थॉर्न से तो नहीं टकराने वाला, कम से कम जानबूझकर तो बिल्कुल नहीं। अब अच्छा, तुम देख सकते हो कि ये वाकई में कितने तीखे। हाँ, मैं देखूंगा कि ये कितने तेज है, लेकिन सबसे पहले मैं ये डाइव ग्लव्स पहनकर ये देखूंगा कि क्या मैं इसे नीचे से धीरे से निकाल कर पकड़ सकता हूँ, क्योंकि इससे आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो आसान हो जाएगी। ये उन ग्लव्स से निकल सकता है वैसे? हाँ, निकल सकता है। इसीलिए मैं इसे जितना हो सके उतना जेंटली संभाल रहा हूँ, ताकि इसे कोई भी तकलीफ ना हो। वाह, इस जीव को देखो यार, अनबिलीवेबल, शानदार लग रहा है, बिल्कुल एक जीवित पिन कुशन जैसा। आप देख पा रहे हो ये अपना शेप खो रहा है। हाँ, ये ऐसा करते हैं। अब शरीर बहुत जिलेटिनस हो गया है। आप देखेंगे कि ये कैसे लटकने लगा है। जैसे ही मैं इसे पानी से बाहर निकालता हूँ, अब ये जीव पानी से बाहर काफी टाइम तक तो रह सकते हैं, लेकिन मुझे बार बार पानी में डुबोना होगा ताकि इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर बना रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा इसके बारे में क्या कहूँ। एक सी कुकुम्बर है, एक सी अर्चिन, एक सी स्टार, एक ऑक्टोपस, सबका मिक्सचर है ये एक साथ कई चीजों जैसा है। अब इसके सारे पैर प्रीहेंस हैं, मतलब ये इंडिपेंडेंटली चल सकते हैं, और इस जीव को पानी के नीचे चट्टानों के किनारे पर पकड़ बनाने में मदद करते हैं। और अगर ये दूसरे सी स्टार स्पीशीज की तरह अपना कोई अंग खो देते हैं
तो वास्तव में उस अंग को रीजनरेट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि वो वापस उग जाएगा। और इसके ट्यूब फीट, मैं इसे थोड़ा सा घुमाता हूँ, क्या आप इसके नीचे वाले ट्यूब फीट देख सकते हो? हाँ यार, ये छोटे वाले मशरूम जैसे हैं, क्या शानदार है। हाँ खैर, ये छोटे मशरूम जैसे होते हैं और उनके सिरे पर छोटे छोटे सक्शन कप होते हैं और ये ट्यूब फीट का इस्तेमाल करते हैं वातावरण में घूमने के लिए। अब हमें एक बड़ी सपाट चट्टान पर मिला था जहाँ ये आमतौर पर रहने की कोशिश करते हैं अपने शरीर को फैलाए रखने के लिए। और जैसे जैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, दरअसल ये अपना पेट उलट देते हैं और फिर इसका पेट मूंगे की चट्टान के ऊपर, मतलब कोरल के ऊपर लेट जाएगा और इसके डाइजेस्टिव एंजाइम उसे तोड़ देंगे। धीरे धीरे ये बचे हुए को निगल जाएगा और पीछे बचेगा कोरल का स्केलेटन। ठीक है, मैं इसे वापस नीचे पानी में रख देता हूँ एक पल के लिए। बहुत ही धीरे से, ये काफी नाजुक होते हैं क्योंकि मुझे बहुत धीरे से करना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नुकीली चीजें मेरे लगे। इसे धीरे धीरे मेरे ग्लव से दूर होने देता हूँ। ओके मेरे दोस्त, ओके हो गया। चिपक गया मेरे, ये देखो सारे समुद्री पैर छूट रहे हैं। हाँ बस हो गया। अब मैं क्यूरियस हूँ। अरे यार नहीं नहीं, जहाँ तक नहीं, तुम्हें स्पाइक्स नहीं लगेंगे। और ये शार्प स्पाइन असल में कितनी शार्प है। और नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं खुद के ये वाले स्पाइक्स नहीं लगने दूंगा। और ये पार्ट बहुत रिस्की है और इसीलिए मैं इसे यहाँ फिर से धीरे से ऊपर उठाऊंगा। इसके पीछे देख सकते हो जहाँ सभी स्पाइन्स ऊपर है, देखा आपने? अरे हाँ, मैं ये वाले स्पाइन्स देख पा रहा हूँ। ओह वाओ, कितना शार्प है। मेरा मतलब है कि हम नीडल की तरह शार्प की बात कर रहे हैं। इसका टिप फील कर रहे हो आप? हाँ मैं महसूस कर सकता हूँ और ये बहुत फिसलन भरे हैं। आप असल में इसके स्किन पर मौजूद कीचड़ को भी महसूस कर सकते हैं जो स्पाइन को घेरे हुए है। लॉयन फिश की तरह इसकी स्पाइन भी इसी तरह काम करती है। अगर उन पर कोई प्रेशर डालता है तो वो झिल्ली पीछे की ओर खिंच जाती है और फिर वो वेनम धीरे धीरे घाव में रिसने लगता है। मुझे भी एक बार चेकआउट करने दो ना, पता नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं ये डर नहीं है, इसलिए बहुत केयरफुल रहना। हाँ यार, ये बहुत शार्प है। हाँ, अगर कोई जरा सा प्रेशर डाले तो ये अंदर चले जाएंगे। अगर आपका हाथ इसे टकरा गया तो इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। या अगर ये आपके पैर से टकरा जाए जब आप स्कूबा डाइविंग कर रहे थे तो आपकी हालत वाकई में बहुत खराब हो जाएगी। अब ये जो स्पाइन्स होती है वो कंपैरिजन ब्रिटल होती है और यहीं पर आपको असली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये न केवल वेनमस है बल्कि आसानी से आपकी स्किन के अंदर टूटकर अलग हो जाती है। तो एक स्पाइन आपके अंदर चली जाती है या इस मामले में कई सारी स्पाइन्स वो टूट जाती है, जहर अंदर चला जाता है और आप सूजने लगते हैं। जैसे जैसे वो लिक्विड स्किन के नीचे जमा होता जाता है, ये स्पाइन्स और गहरे धंसते चले जाते हैं और उन्हें बाहर निकालना लगभग नामुमकिन होता है जब तक कि आपको सर्जरी न की जाए। तो इसीलिए इतने सारे लोग इसके पास जाने से पहले सावधानी बरतते हैं। ये तो जैसे मेरे हाथ के चिपक ही गया और मेरी आर्म को भी जकड़ लिया है जैसे। इससे आप जरूर घबरा जाएंगे, भले थोड़ा सा ही, लेकिन इस बात पर ध्यान रखना जरूरी है कि ये जानवर कहीं अपनी स्पाइन निकाल ना दे। ये गलत धारणा है कि शाही अपने कांटे निकाल सकते हैं, क्राउन ऑफ थॉर्न्स अपनी स्पाइन नहीं निकाल सकता। तो आपको वास्तव में प्रेशर डालना होगा लाइन फिश की स्पाइन की हड्डी की तरह, ताकि ये आपसे चिपक जाए। फिर जाहिर है कि उस वेनम को आपके शरीर में पहुंचा कर ही दम ले। अब क्राउन ऑफ थॉर्न्स को कई एरियाज में प्रॉब्लम वाली स्पीशीज माना जाता है क्योंकि अगर इनका प्रकोप हो तो ये वास्तव में कोरल्स को नष्ट कर सकती है। अब फीमेल्स एक प्रजनन काल में लगभग 60 मिलियन अंडे दे सकती है, इसलिए ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। अगर किसी इलाके में इनका प्रकोप होता है जहाँ कोई प्रेडेटर यानी शिकारी नहीं है तो ये किसी भी रीफ को नष्ट कर सकते हैं। और अभी ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ पर यही हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कौन है जो इन्हें खा रहा है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। आप सोचेंगे कि ऐसी कोई चीज जिसमें इतने सारे कांटे हो, ये जहरीली हो, इसका कोई शिकारी नहीं होगा। लेकिन यकीन मानिए, केकड़ों की कुछ स्पीशीज, झींगे और ट्राइटन ट्रम्पेट भी, जो एक बड़ा स्नेल है, वो इन सी स्टार्स को खा सकते हैं। रियली वाओ। आई मीन, आप किसी चीज को देखते हैं और खुद से कहते होंगे नहीं ये तो मेरा भोजन नहीं होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ जीव इसमें मदद कर रहे हैं कांटों वाले सी स्टार्स की आबादी को कंट्रोल करने में। बेहद खूबसूरत है ये। और ये तो एक वो वाला जीव है जो क्राउन ऑफ थॉर्न्स के मैक्सिमम साइज वाले के लगभग करीब है। हाँ, तुमने कहा भी था कि तुमने इसे 20 फीट से देख लिया था। मैं इसे लगभग 20 फीट दूर से देख सकता था। मैं चट्टान की ओर जा रहा था और मैं ऐसा था कि वाओ, ये उन जीवों में से एक है जिससे हमें उम्मीद थी कि हम मिलेंगे। समुद्री जानवरों के साथ काम करना एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। हमें न सिर्फ ये मेक श्योर करना था कि जीव को ठीक से हाइड्रेटेड रखा जाए, बल्कि उसे कोमलता से संभाला भी जाए। और साथ ही मुझे अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना था और अपनी टीम की भी। तो कार्डी, क्या सोचा तुमने जब पहली बार गोता लगाया? बहुत बढ़िया। मैंने तुम लोगों से कहा था कि ये बहुत ही रोमांचक होगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पहले बहुत घबराया हुआ था। हालांकि जब पानी के नीचे होते हो, सारी मछलियां तैरती हुई देखते हो तो ऐसा लगता है किसी और प्लेनेट पे आ गए हो।
ये बहुत शांत है, बहुत ही रिलैक्सिंग है, और जिस जानवर से मुझे उम्मीद थी कि आज हम मिलेंगे ही, क्राउन ऑफ थॉर्न्स वाला सी स्टार जरूर दिखाई दिया हमें। ये रहा, मैं हूं काइट पीटरसन। बहादुर रहो, रहो वाइल्ड। मिलते हैं अगले एडवेंचर पर। ऑलराइट, तो चलो इस जानवर को ओशन में ले चलते हैं, इससे पहले मैं स्पाइक्ड हो जाऊं।